चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी बिजनेस जो है वो अपने बिजनेस में कब और कितना कैश आ रहा है या कब और कितना कैश जा रहा है, उसके रिलेटेड जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं ना, वो उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, बरोबर ना। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कंपनी बिजनेस तैयार करता है ना, वो 3 अलग अलग एक्टिविटीज के हिसाब से तैयार करते हैं। वो 3 एक्टिविटीज कहलाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, है कि नहीं। कल हमने इनके बारे में बेसिक समझा था, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार होता है वो हमने समझा था, कल समझा था ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो। अब आज हमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो समझना है। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी कहलाती है? कहलाते हैं नॉन करंट एसेट्स रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो ना, नॉन करंट एसेट्स, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बरोबर, या कहीं इन्वेस्ट किया हो। नॉन करंट एसेट्स जो भी हो, गुडविल, गुडविल भी नॉन करंट एसेट्स में आता है। उनके रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज हो, वो सब आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बरोबर। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी कहलाती है? तो कैपिटल या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज, कैपिटल या तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिसमें आते हैं शेयर्स, डिबेंचर, लोन, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं, बरोबर। अब हमें इन दोनों के थ्रू जो है वो कैश फ्लो तैयार करना है। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू जब कैश फ्लो तैयार करते थे ना, तो उसका एक फिक्स फॉर्मेट बनाते थे। कल हमने बनाया था फिक्स फॉर्मेट, उसमें 7 स्टेप्स लिखते थे। उन 7 स्टेप्स में फिर ब्लैंक्स के हिसाब से उसे फिल करते थे, ऐसा ना। इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अगर कैश फ्लो तैयार करना हो तो उसके लिए कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं आता। सिंपल सा जो है वो ये सिर्फ पर्टिकुलर एंड अमाउंट लिखा जाता है। भाई कैश फ्लो बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर बनाना हो तो सिंपल सा पर्टिकुलर एंड अमाउंट, और आपको जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ पर लिखते जाना है। आपके क्वेश्चन में जैसे भी इंफॉर्मेशन दी गई हो ना, हर इंफॉर्मेशन में 2 चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज, क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, बरोबर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम सम्स कर रहे थे ना उसके, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी इंक्लूड हो जाता है, तो उसमें तो सभी चीजें लिख देते थे। लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो तैयार करोगे तो सभी चीजें लिखनी नहीं है जो क्वेश्चन में दी गई हो। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो बना रहे हो ना, तो उसमें नॉन करंट एसेट्स रिलेटेड ही चीजें लिखनी है, उसके अलावा नहीं। क्या लिख रहे हैं? नॉन करंट एसेट्स। तो जो भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले एक चीज ध्यान देनी है, क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे उसमें, बरोबर ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो तो वहां पे लिखा जाएगा, मतलब नॉन करंट एसेट्स रिलेटेड हो तो। और फिर ये चेक करना है कि भाई उस एक्टिविटी के थ्रू बिजनेस में पैसे आ रहे हैं या बिजनेस में पैसे जा रहे हैं, बरोबर ना। ये चेक करना है पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं। अगर पैसे आ रहे हो ना, तो यहाँ अमाउंट में वही अमाउंट प्लस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसे? प्लस में। सपोज कि भाई हमने जो है वो कोई फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर बेचा और 10,000 मिले। अब बेचा मतलब तो पैसे आए ना, बरोबर ना। पैसे आए या गए वही तो चेक करना है ना। अगर समझो बेचा मतलब पैसे आए हैं, 10,000 मिले, तो यहाँ अमाउंट में लिख देते हैं प्लस 10,000। यहाँ पर्टिकुलर में सेंटेंस लिखेंगे और यहाँ पे अमाउंट में प्लस 10,000, बरोबर। अब सपोज कि हमने जो है वो कोई फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर खरीदा तो पैसे तो गए ना, हमें तो कैश देखना है, फर्नीचर आया वो नहीं देखना है। कैश क्या हुआ? कैश तो गया ना, अगर कुछ खरीदा है तो कैश गया, तो वो चीज माइनस में। सपोज 20,000 का फर्नीचर खरीदा, तो माइनस में ब्रैकेट में लिखते हैं 20,000, बरोबर। कोई फॉर्मेट नहीं, कुछ भी नहीं, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हर क्वेश्चन में 2 चीजें खाली ध्यान देंगे। क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है तो लिखेंगे, नहीं है तो लिखेंगे ही नहीं। और अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है तो कैश इनफ्लो हो रहा है कि कैश आउटफ्लो, मतलब पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं। अगर पैसे आ रहे हैं तो प्लस में लिखा जाएगा, अगर पैसे जा रहे हैं तो माइनस में लिखा जाएगा। और आखिरी में सबका प्लस माइनस, तो पता चलेगा कि भाई बिजनेस में ज्यादा पैसे आ रहे हैं कि ज्यादा पैसे जा रहे हैं। समझ आ रही है बात? सिंपल सा ये इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहलाता है। जैसे देखो, उनके रिलेटेड अगर एक सम भी देखें हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, तो फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 18 है। कल 17 तक हमने सम्स किए थे, क्वेश्चन नंबर 18 है, वो देखो आप लोग।
क्वेश्चन 18 में दिया हुआ ना, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो तैयार करना है हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू, और उसमें उसमें जो है जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, हर इन्फॉर्मेशन में वही दो बातें ध्यान देनी है। क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, नॉन करंट एसेट्स की एक्टिविटीज है तो हाँ लिखेंगे। तो वो ये चेक करेंगे कि पैसे आए कि पैसे गए, बराबर। जैसे कि देखो सबसे पहले दिया हुआ है कि सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो आएगा इसमें, बिल्कुल आएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो नॉन करंट एसेट्स ही कहलाया ना, तो ये चीज आएगी उसमें। और सेल किया है, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो सेल किया तो पैसे आए के गए, पैसे आए हमारे, तो वो प्लस में लिखेंगे 88,000, बराबर। यहाँ पर सेंटेंस लिख देते हैं कि सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहां पर सेंटेंस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और यहां पर 88,000, ये हो गया, बराबर ना। कोई फॉर्मेट नहीं, कुछ भी नहीं, बस आपको खाली ये अमाउंट लिखते जानी है। जैसे कि परचेस ऑफ लैंड, तो लैंड आता है नॉन करंट एसेट्स में, तो हाँ बिल्कुल आता है, वो भी तो नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट ही कहलाया ना। और परचेस किया है, परचेस किया है तो पैसे आए के गए, पैसे गए ना। परचेस किया है तो जमीन आई, पैसे तो गए ना हमारे, तो पैसे गए तो वो माइनस में लिखेंगे 1,48,000। यहाँ पे सेंटेंस लिख देंगे परचेस ऑफ लैंड, परचेस ऑफ लैंड, और माइनस में लिखेंगे 1,48,000। माइनस में मतलब ब्रैकेट में लिख देते हैं 1,48,000, भाई ये पैसे गए, बराबर। उसके बाद परचेस ऑफ मशीन, तो मशीन आता है, मशीन बिल्कुल आता है नॉन करंट एसेट्स में, वो भी लिखेंगे। और वो भी परचेस ऑफ मशीन, परचेस किया तो ये भी पैसे गए ना, ये भी माइनस में लिखेंगे। परचेस ऑफ मशीन 98,000, वो माइनस में। यहां पर भी लिखें कि परचेस ऑफ मशीन जो 98,000 माइनस में, बराबर। सिर्फ प्लस एंड माइनस ही लिखना है और कुछ भी नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद जैसे सेल ऑफ फर्नीचर 45,000 का है, तो सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर इसमें आता है नॉन करंट एसेट्स में, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है ना नॉन करंट एसेट्स में। और सेल किया है, सेल किया है तो पैसे आए के गए, पैसे आए उसमें, पैसे आए तो वो प्लस में लिखेंगे कि सेल ऑफ फर्नीचर 45,000, वो प्लस में। सेल ऑफ फर्नीचर वो लिखेंगे 45,000 प्लस में, बराबर। उसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इसमें आता है, आएगा ही ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, नॉन करंट एसेट्स में। हमने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसका डिविडेंड, उसका इंटरेस्ट वो मिलेगा ना, तो वो भी तो इसी में ही ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज में पैसे आना जाना सब उसमें आ गया। तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो उसका इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, वो भी तो इसी में ही आएगा ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो ये मिला हमें रिसीव्ड, तो पैसे आए, प्लस में लिखेंगे उसे। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000, वो प्लस में, कि डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना 40,000 प्लस में, बराबर ना, ये 40,000 प्लस में। फिर पेड फॉर गुडविल, पेड फॉर गुडविल, गुडविल आता है नॉन करंट एसेट्स में, बिल्कुल आता है गुडविल भी, गुडविल भी नॉन करंट एसेट्स में आता है, भले वो इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल मतलब इनविजिबल, भले उसे देख नहीं सकते, पर है तो वो भी नॉन करंट एसेट्स नहीं ना, बराबर ना। लॉन्ग टर्म में गुडविल के पैसे मिलते हैं या देने पड़ते हैं हमें, तो यहाँ पर पेड फॉर गुडविल है, पे किया है हमने मतलब पैसे गए, बराबर ना, पैसे गए। पेड फॉर गुडविल कितना 32,000, तो वो भी माइनस में लिखेंगे, पैसे गए ना, कि पेड फॉर गुडविल, पेड फॉर गुडविल वो माइनस में लिखा जाएगा 32,000, बराबर, ये हो गया। फिर उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स, तो शेयर इसमें आता है नॉन करंट एसेट्स नहीं, ये इश्यू किए हैं हमने, शेयर इश्यू किए हैं तो वो तो हमारा कैपिटल कहलाया। हमने अगर कहीं शेयर में इन्वेस्ट किया होता ना तो इसमें आता नॉन करंट एसेट्स, हमने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे होते तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आता, लेकिन ये तो शेयर इश्यू किए हैं हमने, इश्यू किए हैं मतलब हमने अपने शेयर्स दिए हैं, तो वो तो हमारा कैपिटल कहलाता है ना, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, वो इसमें नहीं आएगा, मतलब ये लिखेंगे ही नहीं,
बराबर, फिर पैसे आए गए कुछ भी हो वो यहाँ लिखना ही नहीं है। देन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर, रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर मतलब हमने डिबेंचर इश्यू किए होंगे वो से रिडीम किया, बराबर। सेकंड चैप्टर में समझा था कि नहीं, उसमें रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के पैसे वापस देना, वो लायबिलिटी होती है हमारी, तो उसके पैसे टाइम पे वापस देने होते हैं, तो वो तो लायबिलिटी है, वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, यहाँ एसेट्स थोड़ी है, वो भी नहीं आएगा। एंड लोन बोरोड, लोन ली है हमने, उधार ली लोन, तो वो लोन भी यहाँ पर आता है लायबिलिटीज में, वो एसेट थोड़ी है, वो भी लायबिलिटी हुई, तो वो भी नहीं आएगा, बराबर। जो चीजें नहीं आएगी वो नहीं लिखनी है, जो इन्वेस्टमेंट की है, जो नॉन करंट एसेट्स की हैं वही चीजें, तो बस वो आखिरी के तीनों नहीं आएंगे ना। और ये जो भी सब आए, जो सब आए आखिरी में उनका प्लस माइनस कर दिया जाता है। ये प्लस माइनस 88 में ये प्लस, सॉरी 88 में ये माइनस, ये दोनों प्लस, ये माइनस, बराबर। जो इन सब का प्लस माइनस करें तो कुछ आंसर आएगा 1,05,000 माइनस में आएगा। अगर माइनस में आएगा इसका मतलब कि हाँ भाई इन एक्टिविटीज के थ्रू पता चला बिजनेस में पैसे जा रहे ज्यादा है, ज्यादा पैसे जा रहे हैं, आ रहे कम है। और जब माइनस में आए ना तो यहां एक सेंटेंस लिख देते हैं कैश आउटफ्लो, यहां पे क्या लिख देते हैं हम लोग, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कि भाई बिजनेस की जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है ना उसमें से पैसे ज्यादा जा रहे हैं, कैश आउटफ्लो। अगर यहाँ पर प्लस में आंसर आता ना तो हम यहाँ पर लिखते हैं कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, भाई पैसे ज्यादा आ रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो ये सम कंप्लीट हो गया ना हमारा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको 4 मार्क में पूछा जाता है कैश फ्लो का, है कि नहीं सिंपल। अब इनमें खाली यही चीज ना कि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है या नहीं वो खाली चेक करना है, और उसके बाद ये बताना है कि हाँ भाई पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, आ रहे हैं तो प्लस में, जा रहे हैं तो माइनस में, फिर आखिरी में कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो। आ रही बात समझ में, क्लियर ना। तो जैसे क्वेश्चन 18 देखा ना वैसे ही क्वेश्चन 19 भी देखें, क्वेश्चन 19 भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू ही कैश फ्लो तैयार करना है, तो इसे रफ करें और क्वेश्चन 19 भी देखें हम लोग। तो जैसे क्वेश्चन 19 में भी है ना कि उसमें भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू अगर हम लोग तैयार करें तो अब देखो उसमें आपको 2 साल की अमाउंट दी गई है, 16 17 2 साल की अमाउंट। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो खाली वो चेक करो कि क्या वो नॉन करंट एसेट्स है, क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, और फिर 2 साल के अमाउंट के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि भाई पैसे आए कि पैसे गए। जैसे कि देखो पहला हम लोग समझे, सबसे पहले प्लांट एंड मशीन दिया हुआ है, तो क्या प्लांट एंड मशीन इसमें आता है नॉन करंट एसेट्स में, तो हाँ बिल्कुल आता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये लिखेंगे। अब लिखेंगे तो क्या अमाउंट लिखेंगे, देखो 2016 में प्लांट मशीन थी वो 7,20,000 और 2017 में हो गई 9,20,000, 7,20,000 से 9,20,000 हो गई। तो एक साल के अंदर अगर प्लांट मशीन बढ़ गई है तो हमने एक साल में प्लांट मशीन खरीदी होगी कि बेची होगी, दो ही ऑप्शन होते हैं। जो 2 साल की अमाउंट होती है ना उसमें आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हमने परचेज किया हुआ होगा या तो सेल किया हुआ होगा। अगर परचेज किया हुआ होगा तो हमारा आउटफ्लो कहलाता है, पैसे गए, और अगर सेल किया हुआ होगा तो वो इनफ्लो कहलाता है, मतलब पैसे आए, बराबर ना। 2 साल की अमाउंट है तो उससे यही पता चलेगा हमें। जैसे कि देखो प्लांट मशीन पहले 7,20,000 की थी, अब 9,20,000 हो गई, तो एक्स्ट्रा हमने खरीदे होंगे तो अमाउंट बढ़ी कि बेचे होंगे तो अमाउंट बढ़ी, ऑफ कोर्स खरीदे होंगे ना हमने। भाई पहले हमारे पास जो मशीन थी वो 7 लाख की मशीन थी, अब 9 लाख की मशीन हो गई, तो मशीन पड़े पड़े तो नहीं बढ़ जाएगी ना, हमने दूसरी 2 लाख की मशीन खरीदी होगी ना, ऑफ कोर्स, बराबर ना। मशीन पड़े पड़े उसकी वैल्यू तो नहीं बढ़ेगी ना। तो 7 लाख में से 9 लाख हो गए, मतलब 2 लाख की मशीन हमने एक साल में खरीदी होगी, और अगर खरीदी होगी, परचेज किया होगा, तो ऑफ कोर्स वो आउटफ्लो आएगा, उसे माइनस में लिखा जाएगा। फिर समझ आ रही है बात? 2 साल की अमाउंट है, उसमें ये चेक करना है कि हमने ये नॉन करंट एसेट्स परचेज किए हैं कि फिर सेल किए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चलो प्लांट एंड मशीन आएगा और अमाउंट बढ़ रही है, मतलब जरूर परचेज किया हुआ होगा, और परचेज किया है तो कैश आउटफ्लो माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ प्लांट मशीन लिखो तो भी ठीक है, पर अगर ऐसे लिखो परचेज ऑफ प्लांट मशीन तो वो ज्यादा सही रहेगा कि हाँ भाई पता चलता है कि हम लोगों ने परचेज किया है। कितना परचेज किया,
तो दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। 7,20,000 में से 9,20,000 हो गया तो मतलब 2 लाख का परचेस किया हुआ होगा ना, तो वो डिफरेंस लिखा जाएगा 2 लाख माइनस में, भाई 2 लाख का हमने परचेस किया है, बराबर। उसके बाद डेप्रिसिएशन फंड ऑन प्लांट एंड मशीन, तो डेप्रिसिएशन आता है उसमें। अब ये एक चीज ध्यान दो और जो है वो अच्छी तरह से एक नोट भी कर लो। देखो डेप्रिसिएशन तो बिल्कुल नॉन करंट एसेट्स पे लगता है ना डेप्रिसिएशन। तो भाई हम लोगों ने कोई भी फर्नीचर खरीदा हो, मशीन खरीदी हो, कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यू तो कम होती ही जाती है ना, बराबर ना। डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन फंड भले ही वो नॉन करंट एसेट्स रिलेटेड है, लेकिन डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आता। डेप्रिसिएशन आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। डेप्रिसिएशन के पैसे किसी को देने या लेने नहीं है, बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए जो है वो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन लिखते हैं, बराबर। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो डेप्रिसिएशन कहीं इन्वेस्ट या कहीं पर जो है वो ये अलग थोड़ी रखते हैं हम लोग, समझ आ रहा है ना। आप एक खाली नोट करके लिख लो ये कि डेप्रिसिएशन रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो एक्सपेंसेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आते, वो एक्सपेंसेस आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो भले दिया हुआ है डेप्रिसिएशन फंड ऑन प्लांट मशीन, लेकिन डेप्रिसिएशन इसमें आएगा नहीं, तो वो अमाउंट यहाँ पर नहीं लिखनी है, ये खास नोट कर लेना, बराबर। अलग से नोट कर लेना, डेप्रिसिएशन इन्वेस्टिंग में नहीं, वो इसमें ऑपरेटिंग में आएगा। दूसरी बात गुडविल, तो गुडविल इसमें आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन गुडविल में भी एक और नोट आप लोग लिख लो, एक नोट खास से लिख लेना गुडविल के लिए। गुडविल भले ही इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में या नॉन करंट एसेट्स में आता है, लेकिन गुडविल में जब तक मेंशन न हो ना, जब तक मेंशन न हो कि गुडविल के पैसे मिले या गुडविल के पैसे दिए, तब तक गुडविल की एंट्री करते नहीं है, तब तक इसमें नहीं लिखा जाएगा, बराबर। भले वो नॉन करंट एसेट्स है। देखो गुडविल है ना, इनटेंजिबल एसेट्स होती है, इनटेंजिबल। अब कोई भी इनटेंजिबल एसेट्स होती है, उसके पैसे हम किसी को देते या लेते नहीं है। गुडविल हमारे बिजनेस की रेपुटेशन, अगर एक साल में बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ी तो क्या हम किसी को पैसे देते हैं? क्या भाई मेरी रेपुटेशन बढ़ गई तो लो भाई पैसे, दिया जाता है किसी को पैसे? किसी को भी नहीं ना। वो तो कोई सिचुएशन होती है कि हमने बिजनेस किसी को बेचा है, किसी का बिजनेस हमने टेक ओवर किया है, तब गुडविल के पैसे दिए या लिए जाते हैं, उसके अलावा नहीं। तो वो पर्टिकुलर इन्वेस्ट होता है हमारा, समझ आ रही बात। अगर हमने किसी का जो है वो बिजनेस खरीदा, तब उस वक्त उसको उसकी गुडविल के पैसे देने पड़ते हैं ना, बरोबर ना। या अगर हमने अपना बिजनेस बेचा तब हमें गुडविल के पैसे मिलते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कहलाता है। तो जब तक मेंशन ना हो ना, तब तक गुडविल के पैसे जो है वो लिखे जाते नहीं है, मतलब उसकी एंट्री नहीं की जाती, सिंपल। यहाँ पर गुडविल है कि पहले 95,000 फिर 90,000 हो गया, 5,000 कम हुई तो किसी को देंगे? हमारी रेपुटेशन कम हो गई 5,000 की, तो किसी को देने होते हैं क्या पैसे? नहीं। इससे पहले वाला क्वेश्चन किया ना, 18 वाला क्वेश्चन, उसमें टेक्स्ट बुक में देखो, उसमें दिया हुआ होता है पेड फॉर गुडविल, गुडविल के पैसे दिए, पेड फॉर गुडविल, तो उसमें लिखा जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो वो नहीं लिखा जाएगा, बरोबर ना। गुडविल का कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि पैसे दिए या मिले हमें, कुछ भी नहीं। उसके बाद पेटेंट, देखो पेटेंट भी इंटेंजिबल एसेट ही है। पेटेंट क्या कहलाता है? बस कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमने बनाया है तो हम गवर्नमेंट से पेटेंट ले लेते हैं ना, बरोबर ना। भाई ये प्रोडक्ट हमारा है, तो पेटेंट के पैसे कभी मिलते हैं, कभी देने भी पड़ते हैं, बरोबर। तो ये पेटेंट वो भी इंटेंजिबल एसेट्स, और इसके रिलेटेड भी अगर कुछ मेंशन हो तो ही एंट्री करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की, नहीं तो नहीं करते। इंटेंजिबल होते हैं नॉन करंट एसेट्स, लेकिन मेंशन हो तो। पेटेंट भी देखो, पहले 1,30,000 फिर 70,000 हो गया, 60,000 कम हो गए, तो हाँ भाई वैल्यू कम हुई, लेकिन उसके रिलेटेड कुछ है इंफॉर्मेशन? तो हाँ है, देखो पेटेंट की इंफॉर्मेशन है, आखिरी एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है सम ऑफ द पेटेंट्स वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में हमने कुछ पेटेंट सेल की होगी, बेची होगी, बेची होगी मतलब पैसे मिले होंगे, तो पेटेंट की एंट्री करनी है हमें। गुडविल के रिलेटेड ऐसा कुछ है? पहले गुडविल के रिलेटेड ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है, तो गुडविल की एंट्री हमें इसमें नहीं करनी, पेटेंट की एंट्री करेंगे, बराबर। और दिया हुआ ना सेल ऑफ पेटेंट, पेटेंट सेल किया है तो पैसे मिले, कितने मिले?
तो देखो पहले 1,30,000 के पैटर्न थे, फिर 70,000 के हो गए, मतलब 60,000 हमने सेल किया होगा ना, तो वो 60,000 हमें मिले होंगे, तो उसकी एंट्री की जाएगी सेल ऑफ पैटर्न। सेल ऑफ पैटर्न वो 60,000 प्लस में उसके पैसे मिले हमें। समझ आ रही है बात है? ध्यान देना ये सब नोट्स में। उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही इसमें। 10% इन्वेस्टमेंट, तो उसमें देखो पहले इन्वेस्टमेंट 2,70,000 का था, फिर जो है वो 95,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। कम हो गई तो हमने परचेज किया होगा इन्वेस्टमेंट के सेल किया होगा, मतलब दूसरा इन्वेस्टमेंट और भी खरीदा होगा कि अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया होगा? ऑफ कोर्स सेल किया होगा, तभी तो वैल्यू कम हो गई ना, बरोबर ना भाई। 270 में से 95 हो गया, मतलब जरूर सेल किया होगा। तो कितना सेल किया हुआ होगा इन्वेस्टमेंट? तो पहले 2,70,000 था, फिर 95,000 हो गया, तो 95,000 इन 270 डिफरेंस कितना? 1,75,000। तो 1,75,000 का इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया होगा ना, बरोबर ना। तो वो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो आ जाएगा 1,75,000, बरोबर। ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो गई। उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व वो तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, वो उसमें नहीं आएगा। जनरल रिजर्व तो थोड़े पैसे साइड में करके रखते हैं, वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी है हमारा, बरोबर ना। जनरल रिजर्व नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी नहीं, वो भी कैपिटल रिलेटेड एक्टिविटीज आती है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर वो शेयर्स भी इसमें आते हैं, वो भी नहीं आएगा इसमें। वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज थोड़ी कहलाए, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहलाए। उसके बाद बैंक लोन, तो बैंक लोन भी नहीं, लोन भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। इनके बाद करंट लायबिलिटीज, ये भी लायबिलिटीज है, वो इसमें नहीं, करंट लायबिलिटीज इसमें आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, बरोबर। और उनके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000, हाँ ये आएगा कि इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिला हमें, बरोबर ना। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिला तो वो जो है वो लिखा जाएगा 18,000, वो यहाँ पे लिखेंगे, तो वो प्लस में ना कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितने मिले? 18,000, वो प्लस में, बरोबर। और कोई नहीं, आखिरी तो लिख दिया ना वो पैटर्न्स वर सोल्ड। तो बस ये चार ही एंट्री थी इसमें, यही एंट्रीज, तो अब इनका प्लस माइनस कर देना भाई। 2 लाख में से ये सब अगर जो है वो हम लोग कट करें तो कितना हो जाएगा? 75, 60, 18 और 2 माइनस, तो बचेगा 53। 53,000 प्लस में, 53,000 प्लस में आया ये। अगर प्लस में आया तो अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कि यहाँ कैश इनफ्लो है, मतलब कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू बिजनेस में पैसे ज्यादा आ रहे हैं, बरोबर ना, इनफ्लो ज्यादा है वो। समझ आ रही है बात? देखो इतनी सारी एंट्रीज में से सिर्फ 4 एंट्री करनी थी, लेकिन कौन सी कहां पर और कैसे एंट्री करनी है ये लॉजिक खास समझना। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू आया, हमने 2 सम किए ना, ध्यान आया ना। अब ऐसे ही उसके बाद वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20 जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनके रिलेटेड एक्टिविटीज आएगी, वो आप ध्यान देना। तो अब क्वेश्चन 20 में जैसे हमें तैयार करना है ना, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू हमें कैश फ्लो तैयार करना है। तो उनमें भी पहले एक चीज समझ लो, जैसे देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू कैश फ्लो तैयार करते थे, तो उसमें मैंने यहाँ पर लिखा था भाई परचेस एंड सेल रिलेटेड, है ना, परचेस और सेल चेक किया जाता है। भाई अगर परचेस है तो मतलब भाई कैश आउटफ्लो हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, अगर सेल है तो इनफ्लो हो रहा है। अब जब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आती है ना, शेयर्स, डिबेंचर, लोन, उनके रिलेटेड एक्टिविटीज आती है, तो शेयर्स और डिबेंचर में या तो होगा शेयर और डिबेंचर इश्यू किए हैं हमने, या तो फिर शेयर और डिबेंचर हमने रिडीम किए हैं, ऐसे ही होगा ना, बरोबर ना। ध्यान है ना, हमने पहला और दूसरा चैप्टर भी समझा था, शेयर और डिबेंचर इश्यू होता है या तो रिडीम होता है। अगर इश्यू किए हैं तो मतलब पैसे मिले होंगे। मैंने अपनी बिजनेस के जो है वो अगर शेयर इश्यू किए हैं तो लोगों ने शेयर्स खरीदे होंगे ना, लोगों ने शेयर खरीदे होंगे मतलब पैसे मिले। तो अगर कहीं दिया हुआ ना शेयर इश्यू है, मतलब वो कैश इनफ्लो होगा, पैसे आएंगे, प्लस में लिखा जाएगा, लिखेंगे वैसे ही प्लस और माइनस में। और अगर रिडीम किया है, समझो डिबेंचर रिडीम किए हैं, पैसे दिए हैं हमने, बरोबर ना, रिडीम किए हैं मतलब पैसे दिए, तो वो क्या कहलाएगा? वो आउटफ्लो कहलाएगा फिर,
रिडीम्शन मतलब वही ना कि जब टाइम हो गया तो डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे वापस दे दिए, तो पैसे गए हमारे। समझ आ रही है बात? तो इनमें अब ये ध्यान देना, जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 20 में जैसे अमाउंट्स दी गई है, सबसे पहले चीज वही कि भाई वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है तो लिखेंगे, नहीं आता तो नहीं लिखेंगे। और दूसरी चीज, अगर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है तो इनफ्लो है या आउटफ्लो है वो चेक करेंगे फिर, बरोबर ना। जैसे कि इसमें है सबसे पहले परचेस ऑफ लैंड, तो लैंड तो इसमें नहीं आता, वो तो नॉन करंट एसेट्स में आता है, वो फाइनेंसिंग थोड़ी कहलाया। तो परचेस ऑफ लैंड वो इसमें नहीं आएगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नहीं है। इक्विटी शेयर इश्यू, बिल्कुल इक्विटी शेयर इश्यू, शेयर इसमें है, और शेयर इश्यू किए हैं, इश्यू किए हैं मतलब इनफ्लो, पैसे आए होंगे। तो इक्विटी शेयर इश्यू कितने हैं? 1,45,000, तो वो पैसे आए प्लस में लिखेंगे इक्विटी शेयर इश्यू। तो इक्विटी शेयर इश्यू 1,45,000 वो प्लस में, बरोबर ना। उसके बाद रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ शेयर्स में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों शेयर्स आएंगे ना, तो वो भी फाइनेंसिंग में आता है। और रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस दे दिए, रिडीम किया है, तो आउटफ्लो, पैसे गए हमारे। तो रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 60,000, तो वो माइनस में लिखेंगे ना, रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वो माइनस में लिखा जाएगा 60,000, बरोबर, 60,000 माइनस में। उसके बाद रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर भी इसमें आता है फाइनेंसिंग में, और रिडीम किए हैं मतलब पैसे गए, आउटफ्लो, पैसे गए हमारे। रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर कितना है? 70,000, तो वो 70,000 भी गए, उसमें लिखेंगे रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर, वो भी माइनस में लिखा जाएगा 70,000, बरोबर, क्लियर ना ये भी। इनके बाद है बोरोड बैंक लोन, तो हाँ बैंक लोन आता है, आएगा ना बोरोड बैंक लोन, वो भी फाइनेंस ही कहलाया, कैपिटल रिलेटेड ही कहलाया। तो बैंक लोन बोरो की है, हमने लिया बैंक लोन, तो पैसे आए के गए, ये तो सीधा लॉजिक है कि अगर हमने लोन ली है तो उसके कंपैरिजन में पैसे आए ही होंगे ना, नहीं तो लोन किस चीज की ले रहे हैं? लोन में बैंक क्या देगी? पैसा ही देगी ना हमें, तो पैसे तो आए ना। अगर हाँ हमने लोन पेमेंट की हो ना, पैसे वापस चुका दिए गए हो, तो फिर हमारे पैसे गए। यहाँ तो बोरोड बैंक लोन, तो वो पैसे आए, कितने आए हमारे? 90,000, ये 90,000 प्लस में लिखा जाएगा कि बोरोड बैंक लोन। तो हाँ बैंक लोन 90,000 प्लस में पैसे मिले, लोन लिया है तो पैसे तो आए ना हमारे, बरोबर ना। उसके बाद है डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा, डिबेंचर रिलेटेड एक्टिविटीज है। और इंटरेस्ट पेड, सही बात ना, लोग जो हमारे डिबेंचर खरीदते हैं तो हमें उनको ब्याज भी तो देना पड़ता है ना, बरोबर ना। लोगों ने हमारे डिबेंचर खरीदे, हमें पैसे मिले, तो उसका ब्याज भी तो लोगों को देना पड़ता है कि नहीं। तो वो डिबेंचर इंटरेस्ट पेड वो आएगा इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और पे किया है मतलब पैसे गए हमारे, बरोबर, माइनस में लिखेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 6,000 माइनस में, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, तो वो 6,000 माइनस में लिखा जाएगा, बरोबर है। उसके बाद है डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड तो ये भी आएगा, शेयर्स हैं तो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देना ही पड़ता है ना हमें, लोगों ने हमारे शेयर्स खरीदे हैं तो उनको भी तो ब्याज देना पड़ेगा, उनको भी तो डिविडेंड देना पड़ेगा, तो डिविडेंड पेड ये भी आएगा। कितना पे किया हमने? 8,000, तो वो भी पैसे गए हमारे, पे किए हैं, तो डिविडेंड पेड, तो वो पैसे गए 8,000 माइनस में, बरोबर। उसके बाद डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ये आएगा, ये नहीं आएगा। डिविडेंड या इंटरेस्ट मिला, कैसे मिलेगा? एक खाली सिंपल लॉजिक आप लोग रखो कि लोगों ने हमारे शेयर्स खरीदे हैं या लोगों ने हमारे डिबेंचर खरीदे हैं, तो वो लोग ही हमें इंटरेस्ट देंगे, रिसीव्ड लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो लोगों ने, आपने अगर मेरा इंटरेस्ट, मेरे डिबेंचर खरीदे हो तो इंटरेस्ट मैं आपको दूंगा ना, ब्याज मैं दूंगा ना, कि भाई डिबेंचर भी आपने ही खरीदे, ब्याज भी आप ही लोग मुझे दो, ऐसा होगा नहीं। ये इंटरेस्ट कब मिलेगा पता है? जब मैंने कोई और कंपनी के डिबेंचर खरीदे होंगे तो मुझे वहां से इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा ना,
बरोबर ना, मैंने कोई और कंपनी के डिबेंचर खरीदे हो ना, तो वो लोग जो है वो मुझे इंटरेस्ट देंगे तो मिलेगा। और अगर मैंने खरीदे हैं कोई और कंपनी के डिबेंचर या शेयर, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट कहलाता है, वो फाइनेंस नहीं कहलाता। समझ आ रही है बात? वो इन्वेस्टमेंट है। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये ध्यान देना। जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर्स और डिबेंचर लिखते हैं, तो शेयर्स और डिबेंचर का इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना होता है, मिलता कभी नहीं है। अगर लिखा हुआ है कि रिसीव्ड है, तो वो जरूर इन्वेस्टमेंट का होगा, इसका थोड़ी मिलेगा। समझ आ रही है बात? तो मतलब ये एंट्री नहीं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहलाई। ये लॉजिक ध्यान रखना बेटा, ये एंट्री नहीं आएगी। फिर सेल ऑफ फर्नीचर, बिल्कुल नहीं, फर्नीचर भी नॉन करंट एसेट्स में आता है, फाइनेंसिंग नहीं है। फिर परचेस ऑफ मशीन, मशीन भी नहीं, वो भी नॉन करंट एसेट्स में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिला, तो वो भी यहाँ पर ही ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ना, कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो इंटरेस्ट मिला। फाइनेंसिंग में तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, मिलता कभी भी नहीं है। मिले मतलब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है हमारी, तो वो भी नहीं आएगा। एंड पेड फॉर पैटर्न्स, पैटर्न्स भी नहीं, पैटर्न इसमें आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। आगे के सब में देखा ना, पैटर्न तो इसमें आता है, इसमें नहीं। तो बस और कोई एंट्रीज नहीं, यही एंट्रीज आएगी ना। यही तो चेक करना होता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और ये सब हो गया, तो अब इसमें भी क्लोज कर दें। इन सब का अगर प्लस माइनस करें ना, 145 में से ये सब माइनस करेंगे और ये प्लस, तो कुछ आपका आंसर आ रहा है 91,000, 91,000 आ रहा है प्लस में। और 91,000 प्लस में है, तो उसमें भी लिखेंगे कि कैश इनफ्लो, पैसे आ रहे हैं, कैश इनफ्लो फ्रॉम या बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो पैसे ज्यादा आ रहे हैं हमारे। समझ आ रही है बात? इन्वेस्टिंग की तरह ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी की ना हमने, ये भी अच्छी तरह से देख लो। तो उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन नंबर 21 है, वो भी हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू करना है, तो ये रफ करें और वो भी एक क्वेश्चन देख लें फिर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, अब 21 में भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू तैयार करना है ना, इसमें भी 2 साल की अमाउंट है। तो 2 साल के अमाउंट में भी यही चेक करेंगे कि डिबेंचर या शेयर्स इश्यू किए हैं या रिडीम किए हैं। देखो, अगर इश्यू किए होंगे ना, तो 2 साल के अमाउंट में जो है वो अमाउंट प्लस में आएगी, मतलब अमाउंट इंक्रीज होगी। अगर 2 साल के अमाउंट में अमाउंट इंक्रीज हो रही है, भाई पहले जो है वो ये 1 लाख थे, अब 2 लाख हो गए, इंक्रीज हो रही है, मतलब जरूर हमने शेयर या डिबेंचर इश्यू किए होंगे, और इश्यू किए होंगे मतलब पैसे आए होंगे। सही बात है ना? और अगर अगर रिडीम है, तो मतलब जरूर आपकी अमाउंट डिक्रीज हो रही होगी। अगर 2 साल के अमाउंट में डिक्रीज हो रही है, भाई पहले डिबेंचर 1 लाख के थे, अब डिबेंचर जो है वो 50,000 के हो गए, तो जरूर 50,000 के डिबेंचर हमने रिडीम कर दिए होंगे, पैसे दे दिए होंगे। सही बात है ना? तो अगर डिक्रीज हो रही है अमाउंट, मतलब रिडीम है, आउटफ्लो कहलाएगा वो। ठीक है, ध्यान देना है इसमें। जैसे कि देखो, पहला दिया हुआ है 10% डिबेंचर, वही दिया हुआ है 10% डिबेंचर। 2016 में अमाउंट 1,95,000 है, और दूसरे में 2,45,000 हो गई, तो 195 और 245 हो गई, इंक्रीज हुआ है। अमाउंट इंक्रीज हुई है, मतलब जरूर हमने डिबेंचर इश्यू किए होंगे, तभी तो अमाउंट इंक्रीज हुई ना। बरोबर ना? 195 से 245 हो गया, तो लोगों ने हमारे डिबेंचर खरीदे होंगे ना दूसरे। सही बात है ना? तभी तो हमारे पास डिबेंचर आए ना, तभी तो हमारे पास पैसे आए कि नहीं। तो अगर इंक्रीज हो रही है ना, मतलब हमने इश्यू किया है, पैसे आएंगे हमारे पास, तो वो क्या लिखा जाएगा? सिर्फ 10% डिबेंचर नहीं, उसमें लिखा जाएगा इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर। ऐसे लिखा करो कि हमने इश्यू किए हैं, और कितने इश्यू किए, दोनों का डिफरेंस 195 और 2,45,000 का डिफरेंस कितना, 50,000 आ जाएगा, तो 50,000 प्लस में। समझ आ रही है बात? फिर उसके बाद है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी फाइनेंसिंग में आता है ना। पहले तो वही चेक करते हैं कि भाई शेयर्स एंड डिबेंचर हो तो ही, इन्वेस्टिंग हो तो लिखना ही नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा इसमें, और आएगा तो पहले 250 था, अब 345 हो गया। 250 से 345 अमाउंट इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई मतलब वो भी जरूर इश्यू किए होंगे हमने शेयर्स। बरोबर ना? जरूर हमने इश्यू किए होंगे, तो वो भी लिखा जाएगा ना। वो भी यहां पर लिखेंगे कि इश्यू ऑफ, क्या इश्यू किए हमने, इक्विटी शेयर, तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर आएगा।
इश्यू किए मतलब पैसे मिले, कितने मिलेंगे 345 और 250, डिफरेंस कितना 95,000 का, 95,000 का डिफरेंस भाई, 95,000 मिले हमें, बरोबर। उसके बाद 12% डिबेंचर, तो हाँ डिबेंचर भी इसमें आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और डिबेंचर में पहले 150 था, अब 1 लाख हो गया, डिबेंचर कम हो गए, डिक्रीज हुआ, मतलब जरूर हमने डिबेंचर रिडीम कर दिए होंगे, रिडीम कर दिए होंगे ना, मतलब पैसे गए हमारे, वो रिडीम में लिखना होगा कि रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर, है ना, या तो रिडीम्शन ऑफ 12% डिबेंचर, कितने रिडीम किए हमने 50,000, तो वो 50,000 माइनस में 150 में से 1 लाख हो गए, तो 50,000 के हमने रिडीम कर दिया ना, वो 50,000 माइनस में लिखा जाएगा, बरोबर। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, तो हाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इसमें आएगा, जो पहले 1 लाख था अब 80,000 हो गया, तो 1 लाख में से 80,000 कम हुए, तो ये भी जरूर 20,000 हमने रिडीम कर दिए होंगे, तभी तो अमाउंट डिक्रीज हो रही है ना, बरोबर ना। तो ये भी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम आएगा कि रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हमने रिडीम किए पैसे गए, तो वो माइनस में लिखेंगे 20,000 माइनस में, बरोबर है। फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसमें आता है, लोन हो या ओवरड्राफ्ट हो वो फाइनेंसिंग में ही कहलाता है ना, जब भी हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो अब बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लेते हैं ना, तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाया ना, और ओवरड्राफ्ट भी तो फाइनेंसिंग ही कहलाया कैपिटल रिलेटेड, तो ये भी इसमें आएगा। ओवरड्राफ्ट पहले 68,000 था, अब जो है वो 45,000 हो गया, तो 68 से 45,000 अमाउंट कम हो गई, मतलब जरूर रिडीम किया होगा, रिडीम मतलब ओवरड्राफ्ट के पैसे चुका दिए होंगे हमने, बराबर ना, ओवरड्राफ्ट के पैसे दे दिए होंगे ना हमने, तभी तो वो अमाउंट डिक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट है ना, तो उसमें लिखा जाएगा पेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट, पेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट, हमने पेमेंट की, कितनी पेमेंट की, तो 45 से जो है वो 68 हो गया, सॉरी 68 से 45 हो गया, कम हो गए, तो कितनी पेमेंट की होगी हमने भाई 20 एंड 3 23,000 की पेमेंट की होगी हमने, बरोबर ना, 23,000 माइनस में हमारे पैसे गए, वो समझ आ रही बात। और इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो वो भी लिखेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 12,000, तो ये लिखना होगा ना, डिबेंचर है तो उसका इंटरेस्ट पे तो करेंगे ना, हाँ अगर रिसीव्ड होता तो नहीं लिखते, जैसे पहले वाले सब में बताया था, अगर रिसीव्ड होता तो नहीं, तो वो इन्वेस्टिंग में आता है, यहाँ डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, तो वो तो लिखेंगे बिल्कुल इसमें, और पे किया मतलब पैसे गए कितने 12,000, वो लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, तो वो माइनस में लिखेंगे हम लोग 12,000 रुपीज, बरोबर है। उसके बाद पेड 22,000 फॉर इक्विटी शेयर डिविडेंड एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, बिल्कुल इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, उसका इंटरेस्ट भी हमने पे किया 22,000, तो ये भी तो आएगा ना, शेयर्स का डिविडेंड देना ही पड़ता है ना हमें, तो ये भी पैसे गए हमारे, यहां लिखेंगे पेमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिया तो 22,000 माइनस में, बरोबर। और उसके बाद है पेड बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000, बैंक ओवरड्राफ्ट के भी पैसे दिए या उसका इंटरेस्ट दिया 4,000 का, तो ओवरड्राफ्ट भी तो इसी में ही आएगा ना, ये भी लिखना होगा, ये भी पे किया, ये भी माइनस में, यहां पर लिखेंगे पेड फॉर ओवरड्राफ्ट, पेड फॉर ओवरड्राफ्ट कितना 4,000 माइनस में, ये सब हो गया ना, बराबर ना, ये सब चीजें आ गई, इसमें सभी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ही दी गई थी कि भाई कोई क्लासिफिकेशन कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसमें थी नहीं, तो सबके सब हमने लिख दिए, और लिख दिए तो अब क्या, अब प्लस माइनस, इन दोनों का प्लस और इन सब का माइनस, जो आपका बचेगा कुछ 14,000 कुछ आंसर बच रहा है, और अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस में आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कि हाँ भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से पैसे ज्यादा आ रहे हैं, समझ आ रही है बात, क्लियर हुआ ना। तो देखो आज जैसे हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया ना, ये सम भी लिख लेना अच्छी तरह से, फिर
तो अब जो है वो हमारे अकाउंट का ये पार्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, सब जो है वो कंप्लीट हुआ। अब जो दूसरे सब्जेक्ट आएंगे या आगे के जो भी वीडियोस आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फिर। ओके, थैंक यू।